हाँ जी, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ट्राइबल्स होते हैं, मतलब जो यहाँ वहाँ घूमते रहने वाले लोग होते हैं, जिनको हम बेसिकली अगर कहा जाए तो आदिवासी भी कहते हैं, कि वो अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो हमने पॉइंट्स, अगर आप ध्यान रखो, एक्सप्लेनेशन को बाद में क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे ही, तो अगर आपसे पॉइंट्स भी मैं मान लो पूछ लूँ तो आपको पता होना चाहिए हिंदी में ही, चाहे आप बताओ कि क्या बताओगे। सम वर झूम कल्टीवेटर्स, मीन्स वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। कई बिल्कुल इसको अपोजिट करो, लास्ट में शिफ्ट उन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन भी शुरू कर दी। कई जो थे हार्डेड एनिमल्स को रखते थे, उनकी रियरिंग करते थे, और कई जो थे वो हंटरर्स थे, कई गैदरर्स थे। इस तरह से हमने ये टॉपिक पढ़ा था। अब हमारे पास आता है कि जो ब्रिटिश रूल है, उन्होंने ट्राइबल की लाइफ्स को कैसे कैसे इफ़ेक्ट किया। तो इसके बारे में क्लास 8 आप लोग 9th में भी पढ़ोगे। इसके बारे में आप लोग 9th में भी पढ़ोगे। 9th में पूरा चैप्टर है पैस्टोरलिस्ट का, कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आदिवासियों की लाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान बना दिया था। आदिवासी मतलब ये लोग जंगलों में ही रहते थे, जंगल ही इनका, फॉरेस्ट ही इनका इम्पॉर्टेंट लाइफ पार्ट था, और उनको उनसे ही अलग कर दिया गया था। बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज बना दिए थे ब्रिटिशर्स ने, जिनके कारण से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। अब इसी को हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है आपके पास कि इन्होंने क्या किया, व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, कि उन्होंने ट्राइबल चीफ्स के साथ क्या किया। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो देखो, ब्रिटिशर्स के आने के पहले की बात अगर कहें, जो ट्राइब्स थे, अब हम भी करते हैं, हमारी कंट्री में भी हमारे नेता हैं। सिमिलरली जो उनकी जाति थी, उनकी जाति में भी जो उनका इम्पोर्टेंट होता था, जो उनका मुखिया होता था, उसको बोलते थे चीफ, जिसको हम कहते हैं ना कबीले का सरदार भी बोलते हैं। मूवीज़ में देखते हो आप, ये वही चीज़ है। ट्राइबल मतलब कबीला हुआ, तो उनका चीफ मतलब उनका सरदार। तो जो ब्रिटिश रूल से पहले की उसकी कंडीशन थी, तो वो बहुत पावरफुल माना जाता था, उसको बहुत सारी पावर्स अवेलेबल थी, वो बहुत सारी इकोनॉमिक पावर्स, और एज वेल एज उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में था, और वो अपने पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स ने के आने के बाद क्या हुआ कि उसकी लाइफ जो थी वो बिल्कुल ही क्या हो गई, ख़राब हो गई। मीन्स जो उसके राइट्स थे वो उससे ले लिए गए। ये देखो गिवन है आपके पास कि जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद उसके जो राइट्स थे वो सारे उसके कम हो गए। उसके राइट्स जो थे उसके ख़त्म होने लग गए। लॉस्ट मच ऑफ द राइट्स, ये देखो आपके पास गिवन है, ठीक है ना, ये ऊपर वाली लाइन में गिवन है आपके पास, लॉस्ट मच ऑफ द राइट्स, कि उसके राइट्स कम हो गए। हालांकि लैंड के ऊपर उसका अधिकार था, लेकिन जो राइट्स थे वो उसके ख़त्म हो गए। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट, फिर उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको कर वगैरह पे करने पड़ रहे थे, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, और इस तरह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सेकेंड टॉपिक है व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को क्या हुआ, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था, सेटल्ड कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी, कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे, जो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहते थे, यहाँ वहाँ घूम कर खेती करते थे, ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि इनको सेटल डाउन किया जाए। इनको सेटल डाउन करके क्या किया जाए, इनको एक जगह सेट किया जाए और इनको पीजेंट कल्टीवेटर बना दिया जाए, क्योंकि सेटल्ड पीजेंट जो थे वो इजीली कंट्रोल हो सकते थे, क्योंकि जो एक जगह पे रहने वाले लोग हैं, उनका नेचर, उनका बिहेवियर देख देख के हम उनको कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान हो गया था। और एज वेल एज ब्रिटिशर उनसे अपने मन चाहे काम करवाने लग गए थे, उनसे जो है रेवेन्यू भी, उनसे क्या करने लगे थे, उनसे ये देखो रेवेन्यू भी अचीव करने लग गए थे, उनसे वो रेवेन्यू लेने लग गए थे, पैसा कमाने लग गए थे, उनसे वो अनचाहा काम करवाने लग गए थे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने उनको झूम कल्टीवेटर से सेटल कल्टीवेटर बनाने की वो बनाई। अब देखो, एक तरह से सेटल होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेटल होने का मतलब क्या था, ब्रिटिशर का इसमें अपना हाथ था। क्यों? क्योंकि अगर वो एक जगह रहकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा वो उनको देंगे, तो उनको भी तो फ़ायदा होगा। सिमिलरली वो उनको, अगर उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर की, उनके अंदर उनको प्लोइंग वगैरह की फैसिलिटी देंगे, तो उससे उनका भी तो फ़ायदा होगा। तो इस तरह से उन्होंने उनको क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से सेटल्ड कल्टीवेशन में चेंज किया।
जबकि इससे भी वो लोग नाखुश थे। कौन? ये झूम कल्टीवेटर्स। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ बना दिए। और उनका तो नेचुरल, जब फॉरेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के ऊपर फॉरेस्ट लॉ बना दिए गए, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, उनके लिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट फिक्स कर दिए। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में भी आप 9th में पढ़ोगे। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया उनको दे दिया कि वहीं पर जाके जो है वो लोग अपने जानवरों को चरा सकते थे। जानवरों को चराने वालों को चरागाह बोलते हैं और वो होते हैं पैस्टोरलिस्ट। उनकी लैंड को फिक्स कर दिया, जो कि पॉसिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल्स हैं, एनिमल्स कितना चारा लेंगे हमें नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता था। इसलिए इसका भी जो है उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। तो अब यही है कि क्या किया उन्होंने, ट्राइबल लाइफ को इफ़ेक्ट करने में उनका और भी इम्पोर्टेंट रोल था कि जो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाए ब्रिटिशर्स ने, उन कंट्रोल कर दिया, फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया। ये देखो लिखा हुआ है पूरा का पूरा कि जो फॉरेस्ट के लॉज, फॉरेस्ट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया गया। तो इस तरह से इसका भी उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। कुछ फॉरेस्ट को इन्होंने देखो रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया था। ठीक है, कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने क्या किया था, रिजर्व फॉरेस्ट भी बना दिया था। देखो लिखा हुआ है ये भी रिजर्व फॉरेस्ट। तो इस तरह से उनकी लाइफ पर इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो अपने जानवरों को ले जाकर यहाँ वहाँ वो नहीं काम कर सकते थे, और ना ही वो जंगलों में बिल्कुल फ्रीली जैसे कि पहले घूमा करते थे वो घूम सकते थे। इस तरह से उनकी लाइफ पर इसका भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। कॉलोनियल ऑफिशियल्स कम अप विद अ सॉल्यूशन। अब नेचुरल सी बात है, इसका ट्राइबल लोगों ने अपोज़ किया। ट्राइबल लोग इन लॉज को पसंद नहीं करने लगे। ट्राइबल लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए। ठीक है, हालांकि वो लोग जो थे ट्राइबल्स को क्या करते थे, फोर्स करते थे कि वो यहाँ से वहाँ अगर मूव कर रहे हैं तो ये नहीं कि पूरा का पूरा जंगल में जाना ही उनका अलाउड नहीं किया। कुछ फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए और कुछ फॉरेस्ट जो थे उनके लिए क्या कर दिए थे कि इतने पर्टिकुलर एरिया में ही तुम अपने एनिमल्स को चरा सकते हो। अब देखो इतनी भी उनके ऊपर मेहरबानी करने का उनका मेन मोटिव क्या था, ताकि वो वहाँ जंगलों में रहेंगे तो वो उनके भी काम आएंगे। उनके काम कैसे आएंगे, उनके लिए वो क्या करेंगे, लेबर की फॉर्म में काम करेंगे। लेबर की फॉर्म में काम कैसे करेंगे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उनको देखो लेबर मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो ट्राइबल्स थे वो पेड़ काटेंगे, और जो रेलवे का स्लीपर वगैरह बनाते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं लॉग्स, मतलब बड़े बड़े झुंड के लकड़ियों के लट्ठे, वो सारा काम बेचारे कौन करेंगे, ट्राइबल पीपल करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इनको फिर परेशान किया। तो इस तरह से कॉलोनियल ऑफिशियल ने हर तरीके से इनको परेशान किया, लेकिन इस चीज़ से वो परेशान थे। कौन? जो ये ट्राइबल लोग थे, क्योंकि उनको भी दिख रहा था कि बहुत चीप रेट से उनको वेजेस दी जाती हैं और उनसे काम करवाया जाता है, जिससे वो बहुत दुखी थे। और इस तरह से उन्होंने इसको अपोज़ किया, उन्होंने इन लॉज को डिसऑबे किया। ये देखो गिवन है आपके पास ये भी कि उन्होंने इन लॉज को इन लॉज को डिसऑबे किया। ठीक है, उनके रूल्स को डिसऑबे किया। क्लियर, इनको इलीगल बना के उन्होंने रिबेलियन किया। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह किया। ठीक है, संग्राम किया। अब अगला टॉपिक है प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब देखो आप हैरान होगे कि आदिवासी व्यापार तो करते नहीं थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आदिवासी यहाँ वहाँ घूमते थे, लेकिन सेटल कल्टीवेशन भी पड़ा था, तो धीरे धीरे वो व्यापार में भी आ गए थे। ठीक है, व्यापार वगैरह भी करने लग गए थे। और उसके अंदर वो बेसिकली क्या करते थे, सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आपके पास एक ट्री प्लांटेशन आता है। ठीक है, और एक माइनिंग आती है। ये आपको ध्यान रखने हैं, एक ट्री प्लांटेशन और एक माइनिंग का काम ये लोग किया करते थे। ठीक है, कि जो आदिवासी थे उनका जो व्यापार था उसके लिए भी वो बहुत परेशान थे। और उनका मेन रीज़न कौन था, उनको तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे और जो मनी लैंडर्स थे वो परेशान करते थे। ठीक है, वो जंगलों में आ गए, वो उनको लोन वगैरह देने लग गए। ठीक है, और उनको ये कहने लग गए कि तुम हमारे लिए वेजेस में काम करो, मतलब हमारे लिए मज़दूरों की फॉर्म में काम करो। क्लियर, और वो बेचारे भोले भाले होते थे ट्राइबल लोग, और वो ऐसा करने भी लग गए। लेकिन इससे भी उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंट्री में देखो शुरू से हम पढ़ते हैं सिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और ये ट्राइबल लोग सिल्क का काम करते थे, अपना इनका बिजनेस था। तो सिल्क की जो डिमांड थी वो ज़्यादा होने के कारण ब्रिटिशर एज़ वेल एज़ जो यूरोपियन मार्केट थी, इन्होंने क्या किया, सिल्क को
यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू किया। तो मीन्स इन ट्राइबल्स के द्वारा बनाए गए सिल्क को वो लोग कम कीमतों पे लेते थे और महंगा आगे बेचते थे, जिसका फ़ायदा वो कमाने लग गए, जबकि इन बेचारों को इतना कुछ भी नहीं मिलता था। एज़ वेल एज़ इनको क्या होता था, ये जो थे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जैसे जो ये सिल्क ग्रो, देखो लिखा भी हुआ है, ये मिडलमैन आया करते थे। जो सारा का सारा पैसा कौन कमा लिया करते थे? मिडलमैन। क्योंकि मिडलमैन जब उनको लोन देते थे तो वो हाई रेट से देते थे, जिसका उनको नुकसान होता था। तो इस तरह से ट्राइबल ग्रुप जो हैं उनको जो हैं ये इन मिडल मैन को अपना मेन दुश्मन भी मानने लग गए थे। क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरी जो है प्रॉफिट कमाते थे। क्यों? क्योंकि ये बेचारे जो भी प्रोडक्शन करते थे, ये प्रोडक्शन ये लोग इनसे मिडल मैन ले लिया करते थे, और जो आगे बेचते थे, आगे बेचने से जो उनको पैसे मिलते थे उसमें से वो कुछ ही हिस्सा उनको दिया करते थे। इस तरह से उनको व्यापार में भी बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ा था और इस तरह से वो परेशान थे। अब हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था टॉपिक, बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा के बारे में पहले ही पढ़ा था। बिरसा कौन था? मुंडा जाति का एक बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको भगवान मानते थे लोग, क्योंकि इसने लोगों की लाइफ में अपनी जाति की लाइफ में उसके और भी 2 कंपेनियंस थे, संथाल जाति और ओरोयंस जाति। उनका भी उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया था। उसने ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा मतलब वो दिया था, मोटिवेशन दी थी, ताकि वो किसी तरह का दुख ना सह सके। तो इस तरह से उसको लोग भगवान मानते थे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आए भी रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनको फॉरेस्ट प्रैक्टिसेस में भी, फॉरेस्ट लॉ में भी, और आगे कल्टीवेशन में भी, और आगे ट्रेड में भी, हर जगह जब उनको बेचारों को बहुत ज़्यादा दुख सहने पड़े, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सहनी पड़ी, चाहे कोई भी जाति हो इनकी, तो उसमें इनको जब सहना पड़ा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है कि ये देखो, मैंने आपको पहले जैसे बता रही थी ना कि ट्रेड में इम्पॉर्टेंट वो 2 ही काम करते थे। ये देखो गिवन है, एक तो वो टी प्लांटेशन का काम करते थे, ठीक है, टी प्लांटेशन के इनको काम पे लगाते थे, और एक इनको माइंस में, जिनको हम खान बोलते हैं, ठीक है, कोल माइंस में, कोयले की खानों में वो लोग काम करते थे, जो कि बहुत टफ काम है। काम तो बेचारे इतना हार्ड करते थे, लेकिन उसके बदले में उनको वेजेस वगैरह जो है बहुत कम दी जाती थी। इवन उनको घर भी नहीं जाने दिया जाता था। इन सब चीज़ों से वो बहुत परेशान थे। तो इस तरह से उनको व्यापार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा था। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आगे जब हम पढ़ रहे थे क्लोजर लुक का, तो इसमें क्या है कि हर तरफ से जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने क्या शुरू कर दिए, जब उनको वो लोग ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेशन किया, ब्रिटिशर के साथ साथ ट्रेडर्स ने भी, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, मनी लैंडर्स ने भी उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लॉ बना दिए गए थे। तो इन सब से परेशान होके उन्होंने बहुत सारे रिबेल किए थे। रिबेलियन मतलब क्या होते हैं? विद्रोह किए थे। जैसे कि आपको विद्रोह के नाम याद रखने हैं। एक ये आपके पास विद्रोह दे रखा है कोल्स रेबिलियन। क्या दे रखा है? कोल्स रेबिलियन। ऐसे ही एक दे रखा है संथालों ने भी, जो कोल्स ने रेबिलियन किया था वो कोल्स रेबिलियन था, ऐसे ही संथालों ने भी विद्रोह किया। सिमिलरली एक और विद्रोह हुआ था वर्ली विद्रोह, वर्ली रिवोल्ट भी हुआ था। इस तरह से लोगों ने जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स का बहुत ज़्यादा विद्रोह किया, और धीरे धीरे इनको ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए, जो कि हम पहले ही पढ़ रहे थे बिरसा मुंडा के बारे में, तो अब हमारे पास जो बेसिक ओवरलुक है वो बिरसा मुंडा का है, जो कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो देखो इसको ध्यान से सुनना है। पहले तो सिंपली आपको ये पता होना चाहिए बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था। एक पुअर फैमिली में हुआ था, ठीक है, और वो बड़ा कहाँ हुआ, देखो आपके पास ये ध्यान रखने हैं आपको। बोहोंडा गांव में शिप्स को चराते चराते, फ्लूट बजाते हुए और एक अखाड़े में जाते जाते, मतलब इन सब कामों को करते करते वो बड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपने परिवार को देखा, उसने अपने छोटे होते की चीज़ों को देखा। अब वो अपनी लाइफ में क्या लेके आया, अपनी जाति के अंदर क्या लेके आया था, जो कि अब चैप्टर का 3rd पार्ट भी है हमारा, गोल्डन एज। तो अभी मैंने बताया कि जब वो था ना, उसने क्या देखा था अपने बचपन में, मतलब ट्राइबल्स की लाइफ पहले बहुत अच्छी थी। वो अपनी ही जाति में बहुत अच्छा, अपने ही कबीले में बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छी अर्निंग करते थे, जब तक ब्रिटिश ऑफिशियल नहीं आए थे। तो वो उनकी गोल्डन एज थी। तो इस तरह से जब बिरसा मुंडा था, वो चाहता था कि हम अपनी लाइफ को वापस लेके आएँ। उसने एक और वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, डिकूज़ के बारे में भी पढ़ा था। डिकूज़ का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर्स। डिकूज़ कौन होते हैं? डिकूज़ होते हैं आउटसाइडर्स, बताया था ना आपको। तो उसने आउटसाइडर्स को भी बाहर भगाने में बहुत ज़्यादा
स्ट्रगल किया था तो उसने ये देखा था कि पहले हमारी जो उनकी कबीला था उनका वो ऐसा नहीं था, तो इसलिए उसने क्या किया कि हमें क्या करनी चाहिए, उसने लोगों को मोटिवेट किया और उसने उसका ये मानना था कि मुल्क की लड़ाई होनी चाहिए, मतलब अपने राइट्स के लिए हमें लड़ना चाहिए, और लोगों को भी उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया ताकि वो अपना राज स्थापित कर सकें। ठीक है, तो देखो बिरसा वेंट टू द मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरी। बिरसा जो था मिशनरी स्कूल मतलब जो क्रिश्चियंस के स्कूल है वहाँ जाया करता था, उनके क्रिश्चियंस के सारी बातों को सुना करता था। ठीक है, उनको समझने भी लग गया था। सिमिलरली उसकी गुड और बैड प्रैक्टिसेस को भी वो समझने लग गया था। ठीक है, और सिमिलरली उसने वैष्णव जो हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं वैष्णव बातों को भी उसने बहुत सुना था और उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। ठीक है, इन सब चीज़ों से बिरसा बहुत इंस्पायर हुआ, लेकिन जब उसने इन सब को देखा तो उसमें कुछ बैड पॉइंट्स भी थे जिनके कि वो जो क्रिश्चियन लोग थे वो अपने धर्म को ज़बरदस्ती अपनाने पर जोर देते थे। तो उसने लोगों को क्या सिखाया कि उन बातों से इम्प्रेस होके कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी ट्राइबल सोसाइटी को उसने चेंज किया, रिफॉर्म किया, और क्या कहा, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें अपने विलेज को साफ़ रखना चाहिए, हमें कभी भी जादू टोने की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से उसने अपने जाति के लोगों की लाइफ को, मुंडा लाइफ को, वे ऑफ लाइफ को चेंज करने की कोशिश करी, जो कि ब्रिटिशर ऑफिशियल्स ने बिल्कुल र्यून मतलब ख़त्म कर दी थी। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या किया, उसने ये कहा अपने लोगों को कि हमें दोबारा से अपनी गोल्डन एज वापस लानी है। उसने क्या कहा कि हमें दोबारा से अपनी गोल्डन एज वापस लानी है, हमें अपनी नेचुरल जो पहले हमारे पास खेत वगैरह हुआ करते थे हमें वो सब चीज़ें वापस लेनी है, अपनी लैंड वापस लेनी है, हमें अपने सारे राइट्स वापस लेने हैं, और इस तरह से लोगों को उसने इकट्ठा किया। ठीक है, इन सब चीज़ों से जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो बहुत ज़्यादा, उसने देखा कि रेबिलियन हो गया, बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया है, तो ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे वो बेचारे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से टेंशन में आ गए थे। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे इस चीज़ से, और लोग फिर उसके बाद जब मुंडास के दिमाग में ये पूरी बात पूरी तरह घुस गई कि उनके दुखों का जो कारण है वो कौन है, वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की सोची। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो है बढ़ता गया। इस मूवमेंट के बढ़ने से ब्रिटिश ऑफिशियल बहुत ही ज़्यादा डर गए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि वो डरे रहे और वो बिरसा को कुछ नहीं हुआ। देखो बिरसा को इस रेबिलियन के चक्कर में इवन जेल में भी डाल दिया गया था, 2 सालों के लिए उसको जेल में डाल दिया गया था। और जब वो वापस आया इसका मतलब ये नहीं कि वो चुप बैठ गया, फिर दोबारा उसने लोगों को इकट्ठा किया, दोबारा उसने क्या किया, विद्रोह करा अपने राइट्स के लिए, और इन ड्यूक्यूज आउटसाइडर जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं रावण को अपनी ट्राइब से, अपने कबीले से बाहर निकालने के लिए लोगों को मोटिवेट किया कि हमें क्या करना चाहिए, इकट्ठे होना जाना चाहिए। और इनके इकट्ठे होने का फ़ायदा भी हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, जल्दी ही जो ये था बिरसा मुंडा का किंगडम एस्टैब्लिश हो गया। क्या हो गया, बिरसा मुंडा का किंगडम एस्टैब्लिश हो गया और उसने अपना झंडा फहरा दिया। देखो उसने अपना वाइट फ्लैग फहरा दिया जिसके अंडर हम क्या आते हैं, बिरसा राज आ गया। तो इस तरह से पॉजिटिव वे में होता रहा सब कुछ। और 1900 में जो बिरसा है उसकी बीमारी से डेथ हो गई, उसको कोलरा हो गया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, मूवमेंट पूरी तरह से फेड नहीं हुआ। ठीक है, मूवमेंट तो पहले ही सक्सेस हो ही गया था, तो लेकिन लोगों ने उस मूवमेंट को आगे भी चलाते रहे। ठीक है, तो जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे एंड में उनको पूरी तरह से जो उन्होंने लॉज चलाए थे, फॉरेस्ट लॉज वगैरह, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़े जो कि उनके हक में भी थे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इनजस्टिस थी, ये जो एक्सप्लॉयटेशन थी कॉलोनियल रूल की, उसके प्रति लोगों ने अपना गुस्सा कभी भी कम नहीं किया। उसके प्रति लोग क्या करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, उन्होंने अपना गुस्सा कभी भी कम नहीं किया। और इस तरह से उनका स्ट्रगल चला और उन्होंने अपने राज को बना कर रखा। दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू।